गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, जो कि आपका पेपर 3 है। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स के लेक्चर काफ़ी सारे पढ़ लिए हैं, तो अब शुरुआत करते हैं दूसरे पेपर की, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो शुरुआत करने से पहले एक बार मैं आपको बताऊं कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। उसके बाद देन हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो देखिए कि जब भी किसी पॉइंट को, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हमें क्या होता है, एक रेफरेंस फ्रेम की जरूरत होती है। ठीक है, ये आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी हमने शुरुआत जब फिजिक्स से करते हैं, जैसे मैकेनिक्स वगैरह की शुरुआत करते हैं, तो वहां पर हम ये चीजें बहुत पढ़ते हैं। यानी फर्स्ट ईयर में आपने जब मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो मैकेनिक्स की शुरुआत यहीं से की जाती है कि रेफरेंस फ्रेम्स क्या होते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम जो है वो जनरली क्या होते हैं, आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए या पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए इन दी स्पेस। ठीक है, और बहुत सारे हम रेफरेंस फ्रेम के बारे में पढ़ भी चुके हैं, जिनमें से सिंपलेस्ट जो रेफरेंस फ्रेम है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें कि 3 एक्सेस हम लेते हैं, एक्स वाई जेड, जो तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। 3 उसमें सरफेसेस होती हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिनको कि इंटरसेक्शन जो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं, जिनको हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि फिजिक्स में या हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसके द्वारा उसको सॉल्व नहीं कर पाते, यानी कि वो कंफर्ट नहीं रहता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सिस्टम है उसकी सिमेट्री को देखते हुए, ठीक है ना, उसकी जो सिमेट्री है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम जो है उसको हम मान सकते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री चेंज होगी तो ऑब्वियस है कि हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चेंज करना पड़ेगा। तो इन चीजों को कवर अप करने के लिए कि जो हमारे पास जो जर्नल हमने फिर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन किया, जर्नल मतलब कि जिसको कि हम बाद में अलग अलग कंडीशन देकर के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या अलग जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक जर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की गई, जिसको कि कहा यानी यूनिफाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इस रेफरेंस फ्रेम को क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं कि 3 कर्व्ड सरफेसेस लेते हैं, जिसमें कि u1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, u2 इज इक्वल टू c2 है, अगेन कॉन्स्टेंट, एंड u3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, जैसा कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो उसमें एक्स वाई जेड होते हैं u1 u2 u3 की जगह पे, और जो कॉन्स्टेंट्स है वो 0 लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सरफेसेस हैं उनको हम कॉन्स्टेंट्स मानते हैं, और जो ये इनके इंटरसेक्ट्स हैं कर्व सरफेसेस के, उनको हम कहते हैं कर्व कोऑर्डिनेट लाइंस, जो कि हमारे पास इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। ये देखिए u1, ये रहा u2 कर्व, u3 कर्व, u1 कर्व, तो ये सभी क्या है, इसकी कोऑर्डिनेट लाइंस होती हैं। और जहां पर ये जैसे ये ओरिजिन कहलाता है ओ, ठीक है, और यहां से यदि हम यहाँ इन कर्व लाइनों पर, कर्व जो कोऑर्डिनेट लाइंस हैं, यदि इन पर अगर हम टेंजेंट लेते हैं, जैसे कि स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है वो ध्यान रखने का है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी कहलाती हैं, कि जब हम ओरिजिन पॉइंट पर कर्व्ड लाइंस पर
टेंजेंट खींचते हैं तो वो जो टेंजेंट लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती है। ठीक है, तो अब ये तो है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम क्या होता है कि यदि तीनों के तीनों जो एक्सिस हमारे पास हैं, सरफेसेस जो है हमारे पास है, u1 इज इक्वल टू c1, u2 एंड u3 इज इक्वल टू अगेन कांस्टेंट, यदि ये इस तरीके से हो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तीनों ही जो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो ऐसा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो कहलाएगा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स जो भी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो उनको कहते हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पहले हमने कर्वीलिनियर पढ़ा जिसमें कि उन सरफेसेस के बारे में किसी तरीके की कोई कंडीशन नहीं डाली थी, लेकिन यदि हम उसमें एक कंडीशन डाल देते हैं परपेंडिकुलर की कि तीनों ही जो सरफेसेस हैं अगर वो कर्व्ड सरफेसेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो हम कहेंगे उसको ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब इस कर्वीलिनियर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में? पहले हम निकालेंगे इसका लाइन एलिमेंट क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, सरफेस एलिमेंट क्या होता है, और किसी भी वेक्टर ए को हम ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इन सब बातों के लिए अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लाइन एलिमेंट से कि किसी भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसमें मान लीजिए हमने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं u1, u2, u3। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि उसका जो पॉइंट वेक्टर है वो उसी के ही फंक्शन के रूप में होगा, u1, u2, u3 के फंक्शन की फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो तीनों ही जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये वो कहलाते हैं बेस वेक्टर्स। ठीक है, यहां पर आप देखिए कि कुछ जो मैंने वर्ड्स को रेड सिंबल से लिया हुआ है, तो आपको इसका मतलब है कि इन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेस वेक्टर क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, स्केल फैक्टर क्या होता है, और इन सब चीजों को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग की जो आपको हम अभी मैं पढ़ा रही हूँ ये आपके इस पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं, साथ में ही आप पूरे मैथमेटिकल में आप इसका यूज देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपके ये जो फंडामेंटल्स हैं उनको अगर आप शुरू से ही क्लियर करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशंस हैं इनको हम कहते हैं बेस वेक्टर्स। ठीक है, तो हमें दिख रहे हैं कितने बेस वेक्टर्स हो गए, 3। ठीक है, तो तीनों ही जो हैं उनको यदि हम i इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, तो अगर हम रिप्लेस कर दें तो हमारे पास dr इज इक्वल टू हो जाता है b1 u1 du1 प्लस b2 du2 प्लस b3 प्लस इंटू du3। ठीक है, अब जो इन बेस वेक्टर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन जो है उसको वो होती है टेंजेंशियल टू दी यूआई कर्व, जो हमने अभी अभी आपको बताया था कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम ओरिजिन पे लाइन टेंजेंट खींचते हैं तो वो कोऑर्डिनेट लाइंस को बताते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बताते हैं। तो ये जो बेस वेक्टर्स हैं इनकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी यूआई कर्व पर टेंजेंट स्पर्श रेखा। ठीक है, यदि हम इन बेस वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो कहलाता है स्केल फैक्टर। आपके लिए ये जो वोकेबलरी है, टर्म्स हैं, ये नई है, लेकिन अगर आप एक लेक्चर इसमें आपने पढ़ा
उसके बाद कुछ लेक्चर आने के बाद जब आप जो आपने पहले से पढ़े हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जब आप इसी एक ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप उन्हीं सबको जब निकालेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको पढ़ना है और एकदम समझ समझ के पढ़ना है। तो स्केल फैक्टर क्या है कि H1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BI इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल R अपॉन में डेल UI। ठीक है, अब इनका जो यूनिट वेक्टर है यानी कि EI, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द बेस वेक्टर्स। हमने कहा कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, जिस भी बेस वेक्टर को हम निकाल रहे हैं, जैसे I इज इक्वल टू 1 हम निकाल रहे हैं, तो U1 कर्व का जो टेंजेंट है वो B1 बेस वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा, और उस डायरेक्शन में जो हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू E1। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे पास जो बेस वेक्टर है वो उसका यूनिट वेक्टर हो गया EI और उसका मैग्नीट्यूड स्केल फैक्टर HI। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज को जब हम इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं तो हमारे पास आ जाता है dr इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल फैक्टर एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ बेस वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इक्वेशन नंबर जो 6 है ये अभी वेक्टर फॉर्म में है, यदि यहां से इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल लें तो वो कहलाएगा इसका लाइन एलिमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि हम ये सब चीज क्यों निकाल रहे थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको और ज्यादा कैलकुलेट करें तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि लाइन एलिमेंट, अभी अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई कि लाइन एलिमेंट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ dr। ठीक है, तो यदि हम इसमें स्क्वायर कर दे तो dr हो जाएगा। ओके, अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट्स हैं उनको हमने एक में लिया है I और एक में ले रहे हैं J। ठीक है, तीनों की वैल्यूज I to J तक है, तो यहां पर हमारे पास दोनों वैल्यूज को हमने कॉन्सुलेट कर दिया। अब जो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो ये बेस वेक्टर्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यदि हम यहां पर देखिए ये है स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट यदि I इज नॉट इक्वल टू J है उस कंडीशन में स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल वैल्यूज किसकी रह जाएंगी, यानी I और J की वैल्यूज जब सेम होंगी उसी कंडीशन में ही हमें DL मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। तो देखिए अगर हम इनकी वैल्यूज को रखते हैं सेम तो 1 2 एंड 3, तो यहां देखिए फिर हमने B1 B2 B3 की वैल्यूज हम रख देते हैं E1 H1 E2 H2 एंड E3 H3। तो यहां पर फिर वापस से हमारे पास यूनिट जो वेक्टर्स हैं वो आ जाते हैं स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो देखिए कि यूनिट जो वेक्टर्स हैं वो अलोंग, फिर वापस वही कंडीशन है कि उनकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर केवल यही वैल्यूज हमारे पास मिलेंगी, अदरवाइज बाकी की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इनकी वैल्यू 1 1 एंड 1, तीनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो DL स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7 जो है वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बता रही है कि यदि हमारे पास H1 H2 H3 की वैल्यूज हैं तो हम लाइन एलिमेंट जो है वो DL स्क्वायर के अंडर रूट से सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका था। अब इसको यूज करते हुए हम आगे निकालने वाले हैं वॉल्यूम एलिमेंट। अब वॉल्यूम एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे कि देखिए कि हमारे पास है कि U1 कर्व पे क्या होगा कि U2 और U3 कांस्टेंट होंगे, तो इसका मतलब जो हमारा लाइन एलिमेंट है DL1 का स्क्वायर,
दैट इज इक्वल टू हो जाएगा h1 du1 स्क्वायर। ठीक है, बाकी के टर्म्स हो जाएंगे जीरो, क्योंकि u1 कांस्टेंट, u2 कांस्टेंट है, तो du2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा एंड du3 भी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास केवल एक बच जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास लाइन एलिमेंट हो गया dl1 इज इक्वल टू h1 du1। सिमिलरली u2 कर्व के लिए हमारे पास dl2 इज इक्वल टू h2 du2 एंड u3 कर्व के लिए जिस पर कि u1 और u2 कांस्टेंट होंगे, तो लाइन एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास dl3 इज इक्वल टू h3 du3। ठीक है, अब हम जो इसमें एक वॉल्यूम पैरेलल जो बनता है इन लाइन एलिमेंट्स के द्वारा, तो यदि उसका वॉल्यूम हम निकालें तो उसका वॉल्यूम आयतन होगा dl1 इंटू dl2 इंटू dl3, और हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो निकल जाता है। इक्वेशन नंबर 8 के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि dv इज इक्वल टू h1 h2 h3 du1 du2 एंड du3। सिंपल है निकालना। अगर एक बार आप लाइन एलिमेंट निकाल लेते हैं तो उसके बाद वॉल्यूम एलिमेंट और सरफेस एलिमेंट निकालना इजी हो जाता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं सरफेस एलिमेंट। ठीक है, तो सरफेस एलिमेंट के लिए देखिए यहां पर हमने कोई एक पॉइंट मान लिया जिसके पोजीशन वेक्टर्स हमें पता है। तो इसमें देखिए कि हमारे पास अगर हम सरफेस एलिमेंट की बात करें तो अगर dl1 और dl2 से मिलकर के हम सरफेस एलिमेंट देखें तो कौन सा बनेगा, ये वाला, यानी कि ds3। ठीक है, तो ds3 इज इक्वल टू हो जाएगा dl1 इंटू dl2 इज इक्वल टू h1 h2 du1 du2। इसी तरीके से हमारे पास दो और हो जाएंगे, dl2 और dl3 से मिलकर के ds1 और dl3 dl1 से मिलकर के ds2। तो इनको जब हम इस तरीके से ये अलग अलग, हाँ, यानी हमारे पास जो सरफेस एलिमेंट है वो तीनों के लिए ही अलग अलग होगा। तीन सरफेस एलिमेंट होंगे हमारे पास। ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट एक है, लाइन एलिमेंट भी तीन निकले थे, और जो सरफेस एलिमेंट है वो भी हमारे पास तीन है। ठीक है, अब इसके बाद है कि यदि किसी वेक्टर को हमें ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे कि देखिए हमने अभी अभी यूनिट वेक्टर्स निकाल लिए थे कि e1 e2 e3 है, उसके यदि कंपोनेंट्स हैं a1 a2 a3, तो हम वेक्टर a को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ u1 u2 u3 इज इक्वल टू a e1 a1 प्लस e2 a2 प्लस e3 कैप a3। ठीक है, तो ये सब कुछ था हमारे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, और इसके बारे में हम बहुत कुछ और भी पढ़ने वाले हैं कि इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में किसी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट किस तरीके से निकाला जाता है, डाइवर्जेंस किस तरीके से निकाला जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज का कर्ल किस तरीके से निकाला जाता है, और बहुत जितने भी हमारे पास जो हमने पढ़े हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनको हम इस एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने शुरुआत की है उसके द्वारा हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी उनको हम कहेंगे स्पेशल ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम। सो आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर गेनिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो। So keep watching further videos and thank you.